नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेमेस्टर 4 का इंग्लिश का 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, H.E. पाल्मर। H.E. पाल्मर ने ही सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को अडॉप्ट किया था, सबसे पहली बार इसको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। दोस्तों पहले भी वीडियोस में हम बता चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है बीटीसी का, तो आप उसको ध्यान से देखें। दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया जब डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोनेटिक्स। दोस्तों फोनेटिक्स क्या होती है? फोनेटिक्स में हम जब भी हम कोई वर्ड प्रोनाउंशिएट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हम पहले उसको देखते हैं कि तोड़ तोड़ के हम इस शब्द को बोलना चाहते हैं। तो उसी लैंग्वेज को जो हम तोड़ तोड़ के जो हम बोलते हैं, उसको जब लिखा जाता है उस फॉर्मेट में, तो उसे समझने के लिए साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं। उसी की स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। तो सर डिक्शनरी में आपने ये चीज़ देखी होगी, जब भी किसी वर्ड के बगल में आप देखें तो उसको स्लैश करके, ऑब्लिक करके, एक बार सिंगल स्लैश होता है, एक बार डबल स्लैश होता है, उस तरह से करके लिखे होते हैं कुछ, वो शायद आप नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन वही फोनेटिक्स होती है। उसी से पता चलता है कि आप कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन सी है, साउंड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी वर्ड की विशेषता, यानी विशेषण होता है ना, विशेषण शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ऐसे ही सक्सेस है, सक्सेस क्या है? सिंपल वर्ड है, लेकिन हमें उसकी विशेषता बतानी है, उसमें कुछ ऐड करना है उसकी मीनिंग में, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो सक्सेस का एडजेक्टिव होगा सक्सेसफुल। दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फिलअप्स टाइप में दिया हुआ है, हमें उसे कंप्लीट करना है जो ऑप्शन में उसके आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है सेंटेंस हमारा? डैश नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। दोस्तों एक ये बहुत ही कॉमन लाइन है, हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं कि डैश तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे, अगर आपने ये लाइन सुनी है तो। वैसे यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। दोस्तों लिटिल, अ लिटिल और लेस, द लिटिल, इन सब में बहुत डिफरेंस होता है। लिटिल फिर भी है कि चलिए आप समझ पा रहे हैं कुछ है, ठीक है, लेकिन अ लिटिल बहुत ही कम मात्रा, जब बहुत ही कम मात्रा होती है किसी चीज़ की तो उसे हम अ लिटिल कहते हैं, और उस कम मात्रा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो फिर वो लिटिल होता है, और लेस तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम होता है। तो अब आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है कि बहुत ही कम नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही कम जानकारी बहुत डेंजरस हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर हियर, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। दोस्तों अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ में, तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 6। दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या करना है? टेंस चेंज करने हैं। दोस्तों टेंस चेंज करने के लिए पहले आपको टेंस के फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। जब भी कभी आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे अगर किसी भी टेंस का टाइप है, लाइक पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है दोस्तों, तो इन सब में क्या होता है कि सबके अपने अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ये फॉर्मेट्स हमें पता होंगे तो हम सेंटेंस अपना बना लेते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है? देखिए हमें क्या दिया है, एक प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस दिया है, हमें उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो दोस्तों देखिए, ही इज़ रीडिंग द रामायण। दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई चीज़ डेफिनेट टाइम से होते हुए आ रही है, कंटिन्यू चल रही है, मतलब पिछले वक्त में हुई है और अभी तक चल रही है, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है? ही इज़ रीडिंग द रामायण, यानी कि अभी भी वो ये काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है कि पास्ट परफेक्ट कि वो कभी से काम कर रहा है और अभी तक कर रहा है। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट होता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है प्लस हैज़ बीन प्लस आपका जो भी आपका प्रेडिकेट फॉर्म होगा, ठीक है।
तो ही हैज़ बीन रीडिंग द रामायण, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो आपका आंसर आएगा ही हैज़ बीन रीडिंग द रामायण। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों कई बार वीडियो मैंने बनाई है, कई वीडियोस में मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे हम लोग की बाकी वीडियोस का, तो आप उसमें ज़रूर से देख लीजिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। दोस्तों हमें इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि वर्ब फॉर्म्स का चेंज करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे सीधे सीधे इसको हम आंसर बताते हैं कि ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में हम कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस में हमको चेंज करना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आना चाहिए इसमें। और हमारे जो क्वेश्चन सेंटेंस था उसमें क्या था, उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं था। तो हमें जब उसको चेंज करना है कंपाउंड में तो हमारे पास ये कंजंक्शन होनी चाहिए, तो हमें इस सेंटेंस को उसी फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे बट का यूज़ हमने किया है। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8, change the following into complex sentence. He worked hard but he failed. दोस्तों आप ये सेंटेंस देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और इस कंपाउंड सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी बनते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर नहीं होता है हमारे सेंटेंस में तो हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन के तो बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस हैं, लाइक आप अगर ऑफ, इनटू, एट, अनटू, है ना, ये सब आप देखें, इन, एट, ऑफ, ये सब जो है, फॉर, टू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। तो हमें अगर कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है तो हम ये सारे चीज़ों को देखते हैं और हमें इन सब का एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। हर एक प्रीपोजिशन का अपना एप्लीकेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए। कंप्लीट सेंस मतलब सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, अगर आपको नहीं भी है, मतलब लैंग्वेज किसी को नहीं भी आती होगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत सुनता है, कहीं यूज़ करता है, कहीं रीड करता है, तो भी इस सेंटेंस को एटलीस्ट आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ आपके जीत के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, complete the following sentence. It has been raining dash morning. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम बताया गया है। अगर आप टेंस फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमें एक डेफिनेट टाइम बताया जा रहा है कि मॉर्निंग से बारिश हो रही है। तो हमें जब डेफिनेट दिया रहता है ना टाइम, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हमें क्या यूज़ करना है। जब हमें डेफिनेट टाइम दिया रहता है तो हम उसके लिए सिंस यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर फॉर वगैरह यूज़ होता है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा, सिंस आएगा। क्वेश्चन 11, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर डैश एंटर्ड द क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पहले डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। पहले सेंटेंस दिया है, फिर ब्रैकेट में डायरेक्शन दी हुई है कि आपको एक्चुअली इस सेंटेंस में करना क्या है। दोस्तों दिया हुआ है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, कभी भी आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, मान वो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, जब भी आप नो, नेवर, नॉट जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी नकारात्मक सेंटेंस बन जाता है वाक्य। ठीक है, तो यहाँ क्या था, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर डैश एंटर द क्लास। यहाँ पे हमें क्या करना था, नो सूनर हैड आई रीच्ड द टीचर एंटर्ड द क्लास।
ठीक है दोस्तों, जब भी हम नो सूनर यूज़ करते हैं ना तो उसके साथ में दैन रहता है, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड दैन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। दोस्तों कंजंक्शंस तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जॉइनिंग वर्ड्स जो भी होते हैं वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं। मान लीजिए 2 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, फुल स्टॉप लगाए बीच में, ठीक है, हर एक 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाए। आपको उन 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस अगर बनाना होता है तो आप कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, भले ही वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हो या एक नॉर्मल एंड लगा दो, किसी भी तरह से जब आप किसी 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो आप कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी वही है, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। दोस्तों 2 सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस बता रहा है और एक उसका कंक्लूजन यानी कि उसका रिजल्ट दे रहा है कि उसने मेहनत काफ़ी करी, कड़ी मेहनत की, वो फेल हो गया। 2 सेंटेंस हैं, आपको इनको जोड़ना है। तो अगर आप हिंदी में बोलते तो क्या बोलते, उसने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, पर वो फेल हो गया। तो बट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पर, ओके। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन 12 का है, ईदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल। दोस्तों यहाँ पे तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, जब भी हम किसी सेंटेंस में ईदर का यूज़ करते हैं ना तो उसके साथ जब सेकेंड क्लॉज होता है तो उसके साथ हम और लिखते हैं। तो ईदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए ये जो ईदर होता है ये कंडीशनल वर्ड होता है। जब भी कभी कंडीशन पे आपको देने होते हैं ना 2 ऑप्शंस आप देते हैं तो फिर आप ईदर और एक सेंटेंस में वो आ जाता है दोनों साथ में। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो आपने कभी पढ़ा होगा नीदर नॉर। जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, आपको किसी को बोलना होता है कि नहीं नहीं, ये नहीं और वो भी नहीं, दोनों चीज़ें बोलनी होती है, तो बोलेंगे नीदर नॉर आपके सेंटेंस में आएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें सिर्फ तब आती हैं जब 2 कंडीशन होंगी। 2 से ज़्यादा कंडीशंस के लिए आप कभी भी ईदर और का यूज़ नहीं करते हैं या नीदर नॉर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राइट 1 वर्ड। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि आपको एक वाक्यांश दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है, एक वर्ड में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट क्या है, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। दोस्तों इसका आंसर होगा स्पोक्स पर्सन। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि जो अगर एक व्यक्ति दूसरे कई सारे लोगों की बातों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर रहा है ना, तो उसे हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट में या विधानसभा में जब भी डिस्कशन होता है तो कई सारे लोग कई बातें बोलते हैं और उन सब की बातों को सुन करके स्पीकर बोलता है, ठीक है। मतलब कि एक व्यक्ति जब कई लोगों की बातों को किसी के सामने व्यक्त कर रहा होता है, कई लोगों की बातों को दूसरे के सामने समझा रहा होता है, तो उसे हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। दोस्तों किसी चीज़ को अगर सही ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल। करेक्ट होता है ना, करेक्ट होता है सही, हाँ, इनकरेक्ट होता है गलत। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जिस भी चीज़ को सही ना किया जा सके। देखिए अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो इनकरेक्ट और एबल होता है ना, तो इनकरेक्ट है और उसको सही नहीं किया जा सकता है तो उसे इनकॉरिजिबल कहेंगे। जैसे कोई चीज़ अगर आप नहीं रीड कर सकते हैं, रीड करने लायक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इलेजिबल। जो पढ़ा जा सकता है पठनीय होता है, जो पढ़ा जा सकता है उसे लेजिबल कहते हैं, है ना। ऐसे ही विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरिजिबल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ये, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ आपको कहा जा रहा है एक फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक लेटर पत्र लिखने को कहा जा रहा है। जब भी किसी ऑफिस में लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है, तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं ना। प्रिंसिपल को कहना है, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्हें आपको रिक्वेस्ट करनी है, एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमें सब्जेक्ट चेंज कराना है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक स्टूडेंट की हैसियत से, स्टूडेंट की प्लेस में रह करके एक एप्लीकेशन लिखने को कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है
कि आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना लेटर लिख रहे होंगे तो ना अपना एड्रेस लिखें और ना ही अपना नाम लिखें। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम हो सकती है ना, स्कोर में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन, जब भी हम कभी एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, टू एड्रेस यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उनका एड्रेस। सबसे पहले तो उनकी पोजीशन लिखेंगे। जैसे अगर आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप द प्रिंसिपल लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में लिखेंगे, मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो पहले आप क्या लिखेंगे, द मैनेजर को तो लिखेंगे। डायरेक्टली सीईओ को तो लेटर नहीं लिख देंगे कि हमें जॉब चाहिए, मैनेजर सब कुछ मैनेज करते हैं, तो डायरेक्टली हम मैनेजर को लेटर लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लेटर लिखेंगे कि यहाँ पे हमें अपना सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो पहले एड्रेस में लिखेंगे, टू एड्रेस में, यानी उनका एड्रेस, कौन, द प्रिंसिपल, कौन सा स्कूल, सरदार पटेल स्कूल यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी भी कॉलेज या स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एड्रेस भी लिखेंगे ही कि एक्चुअल, मतलब स्कूल्स की ब्रांचेस होती हैं ना, तो हो सकता है कि आप जिस स्कूल का नाम लिख रहे हैं उनकी ब्रांचेस भी हों, तो फिर जो जिस ब्रांच में आप पढ़ते हैं या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने उसी ब्रांच में लिखेगा, सिटी का नाम लिखेगा ही, मतलब एड्रेस भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप टू एड्रेस लिखेंगे। टू एड्रेस में पहले पोजीशन कि किसको आप लेटर लिख रहे हैं, प्लस नेक्स्ट लाइन में तुरंत ही, हाँ, ये कॉमा फुल स्टॉप्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। इस जो आपको ये एक एग्जाम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है, इस अच्छे से देखें कि कहाँ पे कॉमा लग रहा है, कहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे द प्रिंसिपल के बाद यहाँ कॉमा लगाया इन्होंने। ठीक है, आप फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या, स्कूल का नाम लिखा है। स्कूल के बाद वो जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है, कहाँ पे है, वो एड्रेस लिख रहे हैं। सिटी का नाम तो रहेगा ही रहेगा। ओके, द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट होता है डिफरेंस का। जब आप एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं और एक पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस यहाँ यहीं पे आता है कि जब एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन जब आप पर्सनल लेटर यानी किसी फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, तो फिर आप उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये फॉर्मेट का ही मार्क्स होता है दोस्तों। अगर आपका बॉडी कंटेंट इतना अच्छा नहीं है लेकिन आपका फॉर्मेट सही है, तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट में हम एक्चुअली लिखें क्या। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा होता है एग्जैक्टली ऐसा ही लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना होता है। आपको एक चीज़ समझनी होती है कि हम जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम एक्चुअली लिख किस लिए रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जा रही है तो आप सब्जेक्ट अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या करें, आप ये तो नहीं कहेंगे ना डायरेक्टली कि मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज कराना है, चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। आपको एक परमिशन लेनी है कि मेरा सब्जेक्ट ये था, ये कराना है। तो यहाँ पहले आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, आप उनसे कह नहीं रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें आप परमिशन दें सो दैट आई कैन चेंज माय सब्जेक्ट। ओके, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू चेंज द सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर आप किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे होते तो आप लिखते एप्लीकेशन टू सीक अ जॉब वैकेंसी, एप्लीकेशन टू सीक अ जॉब इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी। ठीक है, ऐसे होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर कोई वैकेंसी आई नहीं है और आपको अगर एप्लीकेशन लिखना है, यू आर इन एन अर्जेंट नीड, तो आपको ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट का भी पर्पज़ होता है। देखिए, ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, बहुत सारे लेटर्स उनके पास होते होंगे। अगर आप कहीं ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा कंटेंट पढ़ेंगे कि इनको काम क्या है, एप्लीकेशन क्यों लिखा है। तो हम अपनी ये सारी बातें जो अपने कंटेंट में लिखी होती है उसको एक ही लाइन में बहुत ही ईजी वे में बताना होता है कि हमने इस पर्पज़ से ये लेटर लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसी लेटर में सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। दोस्तों, आपको पता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे सर हैं कि मैडम हैं कि सिस्टर हैं, सिस्टर्स नन्स का भी स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि वहाँ पे सर प्रिंसिपल हैं, ऑब्वियसली आप किसी कॉलेज में हैं तो आपको खुद तो पता ही होगा कि प्रिंसिपल मेल है कि फीमेल है, राइट।
तो अगर आप मेल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड सर, फीमेल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम, और अगर सिस्टर्स नन्स पढ़ा रही हैं तो रिस्पेक्टेड सिस्टर। फाइन, ओके। तो हाँ, ये सैल्यूटेशन के बाद में आपका कॉमा ज़रूर लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वेरी नेक्स्ट लाइन में हम स्टार्ट कर देते हैं, और आपका सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए, या तो आप ऐसे स्टार्ट करिए, बहुत ही पोलाइट वे में आपको लिखना होता है जब भी आप कभी एप्लीकेशन किसी परमिशन के लिए लिख रहे होते हैं। तो आपका सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, आई बेग टू स्टेट दैट। ओके, यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बहुत ही पोलाइट वे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे, अच्छी बात है। मोस्ट हम्बली आई बेग टू स्टेट दैट। देखिए, आप जब किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे, जो एक हायर पोजीशन पे इंसान व्यक्ति है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कौन है। यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट चेंज कराना, तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, किस क्लास के हैं, प्लस अगर आपके सेक्शंस आपके स्कूल में होते हैं, अब तो बहुत स्कूल्स में सेक्शंस होने लगे हैं, सारे स्कूल्स में, तो सेक्शन भी बताना पड़ता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि मैंने पहले ये ऑप्ट किया था एंड नाउ आई वांट दिस सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, दिया है, देखिए कुछ अब आप यहाँ पे दिया है आपको, उसमें आप देख लीजिए कि आपको क्या लेना है। लाइक आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स इंस्टेड ऑफ साइंस एज ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है जब आप 11th-12th में जाते हैं तो आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या आर्ट्स लेना है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। तो यहाँ भी इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, लाइक ये तो स्टोरी क्रिएशन है ना, तो यहाँ पे क्या एक क्रिएशन है कि मैंने ऑप्ट किया है कॉमर्स इंस्टेड ऑफ साइंस। नाउ उन्होंने कुछ टाइम पढ़ाई करी है उस चीज़ की, कॉमर्स को उन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इतना स्ट्रेस, उतनी उस चीज़ का स्ट्रेस, तो उसको लगा कि नहीं, मेरे लिए साइंस ज़्यादा बेटर है। तो फिर वो साइंस, या फिर इंटरेस्ट आ गया होगा, वट एवर माइट बी द रीज़न। ओके, तो या स्कोर्स उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कई रीज़न्स हो सकते हैं, तो जो आपको समझ में आएगा आप वो रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पैरा जो होता है, मतलब मोस्टली कोशिश की जाती है कि जो हमारा ऑफिशियल लेटर होता है उसे 2 पैराग्राफ्स में ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल लेटर्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो हाल चाल वगैरह होता रहता है। तो नेक्स्ट पैरा में आते हैं। फर्स्ट पैरा में आप अपनी कंडीशंस वगैरह सब एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे ओके, देयरफॉर आई एक्सपेक्ट। ओके, तो यह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट पैरा में लिखते हैं। वही दोस्तों कि लास्ट पार्ट में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी हम अगर हम पर्सनल लेटर लिख रहे हैं और एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, हम दोस्तों कभी भी पर्सनल लेटर में थैंकिंग यू या फेवर्स के लिए थैंक्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ऐसे वर्ड्स का, ऐसे फ्रेजेस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं तो हम धन्यवाद, थैंक्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये बिल्कुल ध्यान से लिखना भी है। जब डिफरेंस जिस पॉइंट पे है तो वो पॉइंट आपके फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब मतलब कि आपके अगर ऑफिशियल लेटर है तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, रिस्पेक्टेड सर, हाँ बिल्कुल, जो आपका सैल्यूटेशन है ना, यहाँ पे डिफरेंस कैसे आएगा, जब आप पर्सनल लेटर में आते हैं तो वहाँ आप रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो डियर, डियर जो भी आपके फ्रेंड का नाम है उस तरह से करते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट में जब आप थैंकिंग यू लिखते हैं वहाँ भी डिफरेंस है। थैंकिंग यू आप कभी पर्सनल लेटर में नहीं लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर में लिखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट में, योर्स ओबीडियंटली सिंसियरली, ये ऑफिशियली पोलाइट वे है ऑफिशियल लेटर्स में। ओबीडियंटली, सिंसियरली, ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जब आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद नीचे अपना, यहाँ कॉमा बहुत ही मायने रखता है फ्रेंड्स, यहाँ बहुत वैल्यू होती है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब बहुत वैल्यू रखते हैं, इन सबको बहुत ध्यान रखना है। ये लेटर में खास करके इन्हीं सब के मार्क्स कटते हैं अगर कटते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही आप योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली ब्रैकेट में आपको अपना डेजिग्नेशन यानी कि अपना पोस्ट लिखना है कि आप स्टूडेंट हैं। ओके, बस स्टूडेंट लिखना है और कुछ नहीं। और क्लास भी लिख देंगे जिस क्लास में हैं, क्लास 12th, CE, जो भी आपको समझ में आएगा, जो आप क्लास में रहना चाहें, राइट। फिर डिफरेंस यहाँ योर्स ओबीडियंटली में इस तरह से आता है कि जब आप पर्सनल लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं पर्सनल लेटर में योर्स लविंगली, राइट, योर्स लविंग,
और योर लविंगली। डिफरेंस है फ्रेंड्स, जब आप योर्स लिखते हैं तो आप ओबीडियंट लिखेंगे या लविंग लिखेंगे, LY नहीं लिखेंगे, मतलब आप एडवर्ब नहीं यूज़ करेंगे। और जब आप योर लिखेंगे तब आप एडवर्ब यूज़ करेंगे, यानी तब वो ओबीडियंटली होगा, सिंसियरली होगा, राइट। इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप योर्स लिख रहे हैं कि योर लिख रहे हैं, फिर उसके साथ आप ओबीडियंट लिख रहे हैं कि ओबीडियंटली लिख रहे हैं। इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। कभी कभी लोग गलत लिख जाते हैं, योर्स भी लिख दिया, ओबीडियंटली भी लिख दिया, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा ये ग्रामर है, पेपर ही आपका इंग्लिश का है, तो बहुत इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। राइट ए कॉम्पोजिशन ऑन पोल्यूशन इन अबाउट 30 वर्ड्स। दोस्तों कॉम्पोजिशन मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 30 वर्ड्स में। तो ये तो दोस्तों पोल्यूशन पे कह रहा है, मतलब प्रदूषण। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तभी आप उसको 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स में डिफ़ाइन कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो यहाँ तो बहुत आसान है, पोल्यूशन दिया है यानी प्रदूषण दिया है। आजकल तो सब लोग बहुत ही इस वर्ड से तो काफ़ी ज़्यादा ही वाकिफ़ हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आता है वायु में प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है। दोस्तों एक टर्म सुना होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सब चीज़ें दोस्तों अगर आपको वैल्यू थोड़ा इंडेक्स के साथ में पता होगा ना तो आपका आंसर सबसे यूनिक होगा। तो किसी भी टॉपिक पे अगर जनरल टॉपिक या हॉट टॉपिक जो चल रहा होता है उस बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे ना, न्यूज़ वगैरह देख करके, तो आपका ऐसे आपकी चीज़ सबसे अलग होगी और वही अलग चीज़ आपको बेटर मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जब भी कभी आपको कोई टर्म कोई भी ऐसे आता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन किया जाता है। आप चाहें तो 2-3 लाइन में उसको डिफ़ाइन करें। अब टॉपिक ही ऐसा है पोल्यूशन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइप्स भी बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। उन टाइप्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके 2-3 मेजर्स अगर आप बता देते हैं, आपका अच्छा खासा कंपोजिशन तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 30 वर्ड्स क्या थोड़ा सा एक्सीड हो जाएगा, लेकिन आप उसको अगर आप कंसाइज करके रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, जब 30 वर्ड्स कह रहे हैं तो आपको ज़्यादा लिमिट्स ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये भी दिक्कत हो जाती है, जब कभी जितना बोला है उससे ज़्यादा लिखो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, देखिए पोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, फिर कैसे वो हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ्स को या ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है। तो यहाँ तो मतलब आपको अच्छा खासा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 30 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। फिर उसके बाद देखिए पोल्यूशन के टाइप भी इसमें दे ही दिए हैं, पोल्यूशन उस टाइप्स को भी डिफ़ाइन किया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से अगर क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी डिजीज़ में। देखिए जब भी ऑब्वियस सी बात दोस्तों, जब पोल्यूशन होगा तो फिर पोल्यूशन से कई बीमारियां लोगों को होती हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, कह सकते हैं कि अस्थमा या फिर लंग डिजीज़ेस। पोल्यूशन सबसे ज़्यादा तो हवा में है ना दोस्तों, हमारे इतनी सारे व्हीकल्स चलते हैं, उन व्हीकल्स से, उन ऑटोमोबाइल से इतने सारे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। हाँ, आप चाहें तो इसमें पोल्यूटेंट्स का जो वर्ड है, जिसे अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है तो आप नया यूनिक वे में जा सकते हैं, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया, पोल्यूशन कॉजिंग केमिकल्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं तो उन्हें पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूटेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उसमें भी प्राइमरी पोल्यूटेंट को एक्सप्लेन करिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए। एक टॉपिक पे कई वेज में आप उसको यूनिक अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि उसमें क्या होता है, आपको पास्ट टेंस में किसी दूसरे के कहे शब्द किसी सामने वाले व्यक्ति को बताना होता है। तो इसका मतलब आपको किसी और की बात को किसी और के सामने बताना है तो आप उसे पास्ट टेंस में ही तो बताएंगे, कहेंगे उन्होंने मुझसे कहा था। एग्जैक्टली तो आपको ये क्या है, ये पास्ट टेंस ही तो है। तो क्वेश्चन देखते हैं, He said to me, why have you not done this work? तो इसका मतलब उन्होंने मुझसे कहा या उसने मुझसे कहा, जो भी आप ही को समझना चाहें, कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। आपको यही चीज़ बतानी, की वाला फॉर्मेट इसमें नहीं था, ये तो डायरेक्ट स्पीच है। अब आप किसी और को बताएंगे तो की का यूज़ तो करेंगे ना। दिस इज़ व्हाट यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है
ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में ये कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा, डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए आपको सेंटेंसेस उस वे में फ्रेम करने होते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में बन जाए। ओके, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। ये आपका राइट आंसर है। तो सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले। दोस्तों यहाँ पे क्या है, कोई और है, किसी और, कुछ लड़कों की बात, बॉयज़ है ना, कुछ लड़कों की बात बता रहा है कि उन लड़कों ने कहा होगा कि चलो चलते हैं खेलने। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्या है, कुछ लड़के आए हैं, अगर आपसे कह रहे हैं कि खेलने चलते, तो वो आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं कि चलो खेलने चलें, उसे पास्ट टेंस में आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। ओके फ्रेंड्स, लेट अस, इसी चीज़ को आपने दे शुड में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और फुल स्टॉप लगा दिया है। यहाँ पे आपके डबल कोट्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि डबल कोट्स हमेशा तब लगते हैं जब आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला आपका सेंटेंस दिया है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों ये देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ यूज़ आ रहा है ना, तो आपको क्या यहाँ पे बोलना है, क्वेश्चन को हिंदी में समझिए। जैसे आपके कुछ कम्युनिकेशनल अप्रोच थे ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेशनल अप्रोच, उसी तरह से आप अगर उसको यूज़ करें ना यहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते एग्ज़ाम में। इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में करना है, यू वुड हैव पास्ड। If you had worked hard, you would have passed in the examination. आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, if you had worked hard, you would have passed in the examination. Okay friends, तो यहाँ आपके Phillips के प्लेस में क्या आएगा, would have. Okay, next part इसी का, he worked hard so that he dash pass. तो ये एक उसकी सोच है कि उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ये एक मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो मेहनत कर रहा है या उसने मेहनत की है तो वो पास होने के लिए की है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक योर सेंटेंस कुड बी दैट ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। ओके, ये भी आपका एक हो सकता है। तो आप चाहें तो आप जो भी आप लिखना चाहें, आपको बेटर लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। दोस्तों जो वीडियो में पहले भी वीडियोस बनी हैं उसमें भी मैंने बताया, और अभी भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेशनल अप्रोच हम यूज़ करते हैं अपने बोलने में। तो यहाँ पे क्या है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। Structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their analysis and logical arrangements. दोस्तों इस वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चर यानी किसी चीज़ की किस तरह से बनाया होगा, बनावट। अगर आप किसी सेंटेंस को किस तरह से बना रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, है ना, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, पहले वर्ब आएगा कि पहले एडवर्ब आएगा, आपके सेंटेंस में क्या आप यूज़ कर रहे हैं, नाउन आएगा, किस तरह से उसको अरेंज कर रहे हैं कि उसका एक कंप्लीट सेंस आए। तो उस पूरे अप्रोच को, उस पूरी साइंटिफिक स्टडी को, उसकी एनालिसिस को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। फाइन, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश 2017 ख़त्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।